नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है, उसमें हम लोग देख रहे हैं आधुनिक काल को। अगर हम देखें विश्वनाथ त्रिपाठी जी आधुनिक काल का समय कितना माने हैं तो 1850 से अद्यतन तक विश्वनाथ त्रिपाठी जी आधुनिक काल का समय माने हैं। अद्यतन तक आधुनिक काल का समय माने हैं। और अगर हम बात कर लें भारतीय युग का समय कितना हो गया तो 1850 से जो है भारतीय युग का समय 1900 तक भारतीय युग हो गया। अब द्विवेदी युग होगा 1900 से 1920। हम बात करते हैं भारतीय युग में। अगर बात कर लेते हैं पीछे देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं तो मुंशी सदासुख लाल नियाज जो थे उर्दू फारसी के लेखक थे। सुख सागर इनकी एक रचना है। एक ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक भी लिखी है इन्होंने। भाषा इनका अगर बात करें तो सहज और प्रभावमयी। किसकी भाषा? मुंशी सदासुख लाल नियाज की। इनका समय की अगर हम बात कर ले तो 1746 से 1824 इनका समय है। इंसाअल्लाह खां की अगर हम बात करते हैं आगे चलते दूसरे कवि के बारे में तो ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं। कौन? इंसाअल्लाह खां जी। इन्होंने उदयभान चरित और रानी केतकी की कहानी लिखी है। कौन? मुंशी इंसाअल्लाह खां जी। आगे देखते हैं इनकी भाषा जो है चटकीली और मुहावरेदार है। किसकी भाषा? इंसाअल्लाह खां जी की भाषा जो है चटकीली और मुहावरेदार है। आगे हम चलते हैं शैली की बात करते हैं तो अलंकृत और चुलबुली है। आगे हम बात कर लेते हैं एक पंक्ति है इंसाअल्लाह खां जी की तो उसमें क्या कहा जा रहा है? यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा। कहते हैं कि यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। ये जो है इंसाअल्लाह खां जी की पंक्ति। आगे देखते हैं लल्लू लाल जी की 1763 में इनका जन्म है। 1825 में इनका निधन है। प्रेम सागर इन्होंने लिखा है। अरबी फारसी शब्दों में इन्होंने गद्य भी कहते हैं कि अपने गद्य में बहिष्कार किया है। आगे देखते हैं तो क्या कहा जा रहा है? सदल मिश्र जी। सदल मिश्र जी का अगर समय बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी का आरंभ इनका समय है। और आगे हम बात कर लेते हैं तो आगे इसमें कहा जा रहा है इनकी पुस्तक का नाम नचिकेतोपाख्यान है। किसके? सदल मिश्र जी के। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आगे बताया जा रहा है कि राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग विशिष्ट की ही परंपरा में उनका गद्य है। किसका? इनका मुंशी सदासुख लाल कह रहे हैं कि इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। खड़ी बोली गद्य के इन चारों प्रारंभिक लेखों में मुंशी सदासुख लाल नियाज का गद्य अधिक व्यवस्थित था और व्यवहारोपयोगी है। रामप्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ की ही परंपरा में उनका गद्य है। अब चार कवि कहाँ से हो गए देखते हैं कौन कौन से थे। तो इसमें एक हो गए मुंशी सदासुख लाल नियाज हो गए। आगे हो गए कौन? इंसाअल्लाह खां हो गए। लल्लू लाल जी हो गए और सदल मिश्र जी हो गए। आगे हम बात किए थे आगे बढ़े तो आगे आया भारतीय युग का साहित्य। भारतीय युग के साहित्य की अगर हम बात करें तो 1850 से 1900 तक भारतीय युग का साहित्य है। 1850 से 1900 तक भारतीय युग का साहित्य है। अब इसमें हम बात किए इसमें आगे देखते हैं तो इसमें हम बात कर लिए आगे चल के तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतीय युग के साहित्य में कहते हैं कि उन्होंने मतलब भारतीयों ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। कौन? भारतीय। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो गया था पर हिंदी उनसे दूर कहते पर हिंदी उसमें दूर थी। लोगों की अभिरुचि बदल चली थी पर हमारे साहित्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था। आगे हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात किए थे तो उसमें क्या कहा जा रहा था कि भारतीयों का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजों और रईसों के दरबार पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया, दूसरी तरफ दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने ला खड़ा कर दिया। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आगे हम बात करते हैं रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं तो रामविलास शर्मा जी कहते हैं भारतीय युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट ना रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक कहते हैं राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य ना होकर मनुष्य की एकता समानता भाईचारे का साहित्य है। भारतीय स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत ना थे वे समाज सुधारक में भी कहते हुए समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा विधवा विवाह विदेश यात्रा आदि के वे समर्थक थे। कौन? भारतीय। आगे हम बात करते हैं तो आगे क्या कहा जा रहा है तो इसमें बताया गया है कि आगे हम देख लेते हैं।
आगे जब आते हैं तो आगे आते हैं भारतेंदु के बारे में अगर हम देखते हैं तो भारतेंदु के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो भारतेंदु जी का अगर जन्म की बात कर लें तो 1850 में क्या कहते हैं इनका जन्म हुआ, 1885 में इनका निधन हुआ। 35 वर्ष से टोटल जिए थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने बांग्ला से विद्या सुंदर नाटक का अनुवाद किया। 18 वर्ष की उम्र जब इनकी थी, किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो बांग्ला से विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। और 1868 में इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 1873 में हरिश्चंद्र मैगनीज निकाला। 1874 में हिंदी नई चाल में ढली के बाद हिंदी मैगनीज का नाम चेंज करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। 1874 में हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। 1874 में उन्होंने एक स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिका निकाली। किसने? हरिश्चंद्र ने। इनके मौलिक नाटकों की अगर हम बात करते हैं तो वैदेही हिंसा, हिंसा न बहुत, चंद्रावली, विषय विस्मय, भारत, दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रथा, इनके जो है मौलिक नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो अंदिक नाटकों में विद्या सुंदर जो कि बांग्ला से अनुवाद किए थे, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी प्रमुख है। बादशाह दर्पण और कुसुम, कश्मीर कुसुम उनके इतिहास ग्रंथ है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती इनकी कहानी जो कि अपूर्ण है। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। आगे हम बढ़े तो हमको मिले प्रताप नारायण मिश्र जी। तो प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में अगर हम थोड़ी बहुत जानकारी जान ले तो अच्छी बात है। उसमें क्या है, इनका जो जन्म है 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1894 में इनका निधन हुआ। 38 वर्ष की आयु इनको मिली थी। आगे देखते हैं, इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका निकाली। किसने? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। आगे हम देखते हैं तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि नाटकों की अगर हम बात कर लेते हैं तो कलि कौतुक रूपम, संगीत शकुंतल, भारत दुर्दशा, हमीर हट, गो संकट, कलि प्रभाव, जुआरी और खुआरी प्रताप नारायण मिश्र के नाटक हैं। भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखी है और भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखी है। आगे हम बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट की। 1844 में इनका जन्म हुआ। 1914 में इनका निधन हुआ। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाली और उसके बाद इन्होंने क्या किया देखते हैं। आगे हम बात करते हैं नाटकों की। तो कलिराज की सभा इनका एक नाटक है। रेल का विकट खेल इनका नाटक है। बाल विवाह इनका नाटक है और चंद्रसेन इनका नाटक है। आगे हम बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट कैसे कवि थे। तो निबंधकार थे, समीक्षक थे और नाटककार थे। आगे हम चलते हैं, उपाध्याय बद्री नारायण प्रेमघन की बात करते हैं। तो 1855 में इनका जन्म हुआ। 1922 में इनका निधन हुआ। इन्होंने आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका निकाली। आगे हम बात करते हैं तो बाद में उन्होंने नागरी नीरद नामक पत्र भी निकाला। प्रेमघन निबंधकार, देखिए क्या कौन थे? कवि थे, निबंधकार थे, नाटककार थे, कवि और समीक्षक थे। भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। किसके? प्रेमघन के। आगे हम बात करते हैं, प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण है। आगे देखते हैं भारतेंदु के अन्य जो साहित्यकार हैं, जैसे लाला श्रीनिवास दास जी हैं, इन्होंने परीक्षा गुरु भी लिखी थी। तो इसमें देख लेते हैं 1851 से इनका जन्म हुआ और 1887 में इनका निधन हो गया। ठाकुर जगमोहन सिंह जी हैं। 1857 में इनका जन्म हुआ, 1899 में इनका निधन हो गया। पंडित राधाचरण गोस्वामी जी हैं। 1858 में इनका जन्म हुआ, 1825 में इनका निधन हो गया। आज हम बात करेंगे भारतेंदु युगी, कहते हैं भारतेंदु युगीन चेतना का विकास 1900 से 1920, द्विवेदी युग जिसे हम कहते हैं। अब हम लोग जितना पीछे पढ़े थे आधुनिक काल में उतना तो रिवीजन कर चुके हैं। देखते हैं आज हम भारतेंदु युगीन चेतना का विकास 1900 से 1920, द्विवेदी युग जिसे हम कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दे रहे हैं कि जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग भारतेंदु युगीन चेतना का विकास 1900 से 1920। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, भारतेंदु एवं उनके समान धर्मा रचनाकारों द्वारा हिंदी साहित्य में जिन आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ, उस कहते हैं कि उसके प्रभाव से काव्य भाषा गद्योन्मुख
हो रही थी। यद्यपि यह ब्रज भाषा ही बनी हुई थी, कहते हैं कि यद्यपि यह ब्रज भाषा बनी हुई थी, अभी भी यह ब्रज भाषा में ही थी। पुराने काव्य रूपों का पुनः प्रचलन और नए काव्य रूपों का आरंभ हो रहा था। पहली कहते गद्य पहली बार साहित्य का प्रधान माध्यम बन रहा था, और साथ ही साथ कविता की भाषा भी गद्य की ओर झुक रही थी। आगे कहा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में असुरक्षा के कारण व्यापारी, शायर, कलवंत आदि उत्तर भारत में फैल गए थे। दक्षिण भारत में हिंदी और हिंदवी ने मुगल तुगलक के समय से ही जड़ पकड़ ली थी। इस प्रकार खड़ी बोली कहते कि इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी लगभग समूचे भारत और विशेषतः उत्तर भारत की सामान्य बोलचाल की संपर्क भाषा बन गई थी। आधुनिक साहित्य के लोकोन्मुखता और यथार्थवाद कहते कि एवं यथार्थ बोध का आग्रह था कि सामान्य बोलचाल की भाषा अर्थात खड़ी बोली काव्य भाषा हो। ब्रज भाषा काव्य कहते ब्रज भाषा काव्य की सुदीर्घकालीन परंपरा थी। अब देखिए, ब्रज भाषा जो है काव्य की सुदीर्घकालीन परंपरा थी, गद्य की नहीं काव्य की थी। काव्य रसिकों में परंपरागत संस्कार थे। आगे कहते हैं कि अतः ब्रज भाषा के समर्थकों ने खड़ी बोली में काव्य रचना का विरोध किया। ब्रज भाषा पिछले लगभग 200 वर्षों में प्रधानता नायिका भेद और नक्सिक वर्णन एवं दरबारी काव्य की भाषा बनी हुई थी। अब देखिए, 200 वर्षों में ब्रज भाषा किसकी भाषा बनी हुई थी? तो प्रधानता जो था इसका ब्रज भाषा की जो प्रधानता थी नायिका भेद थी। नायिका भेद में और नक्सिक वर्णन किया जाता था एवं दरबारी काव्य की भाषा बनी हुई थी। 1900 से आरंभ होने वाली साहित्यिक कहते हैं कि 1900 से आरंभ होने वाली साहित्यिक, इसमें देखते हैं क्या कहा जा रहा है। साहित्यिक प्रवृत्ति रीतकालीन दरबारीपन के विरोध में थी। हिंदी साहित्य प्रधानता उस राष्ट्रीय स्वाधीनता चेतना का सहचर बन गया था जो साम्राज्यवाद के साथ सामंतवाद का भी विरोध कर रहा था। अब देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य जो है प्रधानता उस राष्ट्रीय स्वाधीनता का सहचर बन गया था जो साम्राज्यवाद के साथ सामंतवाद का भी विरोध कर रहा था। आगे हम चलते हैं तो आगे हम देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। इसमें आगे कहा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ के दौर कहते हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में भारत में दूरगामी परिवर्तन हो रहे थे। देशी पूंजीवाद विदेशी साम्राज्यवाद की बाधाओं के बावजूद उदित हो चुका था। तिलक की गिरफ्तारी पर बंबई में मजदूरों ने हड़ताल की। जो तिलक थे उनकी गिरफ्तारी जब हुई तो मुंबई में हड़ताल कर दी। किसने? मजदूरों ने। 1907 में सरस्वती की में हड़ताल पर एक लेख छपा। सरस्वती पत्रिका में एक लेख छपा कि 1907 में हड़ताल का एक लेख छपा। 1904 में एशिया के देश जापान ने जब यूरोप में जारा शासित रूस की लड़ाई में पराजित किया तो भारत में उत्साह का संचार हुआ। अब देखिए, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार, कहते हैं 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। अब नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था? तो 1913 में। इसी समय तिलक ने स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कहते हैं स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। किसने? तिलक ने दिया था। अब देखते हैं, कहा जा रहा है यह चेतना पूरे देश में व्याप्त हो गई। तिलक ने गीता रहस्य में महान भारतीय ग्रंथ गीता को कर्मयोग का प्रतिपादक ग्रंथ बताया। तिलक की इस पुस्तक का भारतीय मानस पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा। इसकी गीता रहस्य थी, भारतीय गीता को कर्म योग का प्रतिपादक ग्रंथ बताया। आगे हम बात करते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल ने जिन कर्म सौंदर्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह इसी कर्मयोग से संबंधित है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक 1908 में प्रकाशित की, जो भारत के आर्थिक, राजनीतिक और यथार्थ का अभूतपूर्व चरित्र प्रस्तुत करती थी।
गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कहते हैं गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए गए कर्मों की गूंज यहाँ सुनाई पड़ रही थी, जिसे हम जिसे हमने स्वाधीनता चेतना कहा। उस कहते हैं कि उसके निर्माण की प्रक्रिया में इन घटनाओं का योगदान है। आगे कहते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य को समझने के लिए इस स्वाधीनता चेतना को समझना कहते हैं इस स्वाधीनता चेतना को समझना बहुत उपयोगी है। वस्तुतः इसी शब्द के सहारे हम इस काल की सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना को समझ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि स्वाधीन चेतना का आधार ज्ञान है। भारतीय युग में हिंदी साहित्य की ज्ञान साधना का नया दौर आरंभ हुआ। हिंदी साहित्य की ज्ञान साधना का नया दौर कब आरंभ हुआ था? तो भारतीय युग में आरंभ हुआ था। आगे हम बात करते हैं तो साहित्य में ज्ञानाश्रित बोध और विवेक के बूते प्राचीन साहित्य का पुनः परीक्षण आरंभ हुआ। प्राचीन साहित्य की प्रशंसा ही नहीं, उसकी आलोचना भी आरंभ हुई। कहते हैं कि समकालीन साहित्य को बोध या विवेक निर्देशित करने लगा। यह निर्देशन भाषा के क्षेत्र में बहुत खुलकर सामने आया। इस कालखंड में नई जानकारियों का संचय, भाषा की व्यवस्था और रीत काल का विरोध साहित्यिक सक्रियता के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगे कहा जा रहा है कि इस कालखंड को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता। अब देखिए, द्विवेदी युग किसके नाम पे कहा जाता? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे द्विवेदी युग कहा जाता है इस कालखंड को, जो कि 1900 से 1920 है। समय इसका 1900 से 1920 है। आगे देखिए क्या कहते हैं। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष मानते थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष मानते थे। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। भारतीय युग में गद्य लेखन जोर शोर से शुरू हो गया था। अब देखिए, गद्य लेखन कब शुरू हुआ था? तो भारतीय युग में जोर शोर से शुरू हो गया था। किंतु खड़ी बोली में हिंदी गद्य का स्वरूप नहीं स्पष्ट हुआ। उनमें बोलियों का प्रयोग और अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत के भी प्रयोग धड़ल्ले से प्रविष्ट होते थे। इससे हिंदी गद्य की रूप हानि होती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विभक्तियों और विराम आदि चिन्हों के प्रयोग और समानार्थक अनेक रूपों के व्यवहार से उत्पन्न अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया। आगे देखिए, अब क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनके शब्दों में बताया जा रहा है कि सरस्वती के संपादन के रूप में सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूल और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता अवश्य समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। इसमें कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूल और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखक ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी
कह रहे हैं तब तक बना रहेगा। आगे क्या कहा गया है कि हिंदी के प्रचार कार्य में वृद्धि होने के साथ साथ भाषा की एक रूपता की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। आगे कहा जा रहा है कि प्रचार कार्य और हिंदी पाठकों में की वृद्धि, प्रचार कार्य और हिंदी पाठकों की वृद्धि। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अन्य लोगों को भी शेयर कर लीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। हम लोग चलते हैं आगे, प्रचार कार्य और हिंदी पाठकों की वृद्धि। इसमें क्या कहा जा रहा है, हिंदी प्रचार का कार्य भारतीय ने ही प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने बलिया के एक कॉलेज में हिंदी की उन्नत पर एक पद्य में भाषण दिया था। आगे कहते हैं अदालतों में हिंदी के स्थान दिलाने के प्रयत्न का उल्लेख हो चुका था। कहते हो चुका है, इसमें कह रहे हैं कि अदालतों में हिंदी के स्थान दिलाने को प्रयत्न का उल्लेख हो चुका है। अब आवश्यकता ऐसी हिंदी संस्थानों की थी जो अस्थायी महत्व की साहित्यिक योजनाओं को कार्यान्वित करे। आगे कहते हैं 1884 में प्रयाग हिंदी उद्रेड़ी प्रतिनिधि मध्य सभा, कहते हैं कि 1884 में प्रयाग में हिंदी उद्रेड़ी प्रतिनिधि मध्य सभा गठित की गई। अब देखिए हिंदी उद्रेड़ी प्रतिनिधि सभा कहाँ गठित की गई थी, तो प्रयाग में गठित की गई थी। कब, 1884 में की गई थी। और हरिश्चंद्र मैगनीज कब निकली थी, तो हरिश्चंद्र मैगनीज 1800 कितने में निकली थी, 1873 में। और हरिश्चंद्र चंद्रिका कब हुई, 1874 में। आगे देखिए कवि वचन सुधा कब पत्रिका निकली थी, तो 1868 में निकली थी। और बाल बोधनी स्त्री पर कब निकाले थे भारतन हरिश्चंद्र जी, तो 1800 कितने पे निकाले थे, 74 पे निकाले थे। आगे हम चलते हैं तो प्रताप नारायण मिश्र जी जब आते हैं तो कौन सी पत्रिका निकालते हैं, तो ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र जी निकालते हैं। आनंद कादम्बनी किसने पत्रिका निकाली थी, तो प्रेमगंध ने निकाली थी। आगे हम बात कर लेते हैं, एक लोग और मिले थे भारत। अब देखिए हम लोग कहाँ चले गए, भारतेंद्र युग में आ गए। अब उसमें हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कौन निकाला था, तो बालकृष्ण भट्ट ने निकाले थे। चलिए आइए द्विवेदी युग पे फिर हम लोग आ जाते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 1884 में प्रयाग में हिंदी उद्रेड़ी प्रतिनिधि सभा मध्य सभा गठित की गई। 1893 में काशी, कहते हैं कि हम पीछे गए थे इसलिए कि आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करा दें कि पत्रिका कौन कौन सी है, किसकी किसकी है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इसमें क्या कहा जाए। 1893 में काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई। अब काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई, तो 1893 में। इसके संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास और पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे। अब देखिए इसके संस्थापकों की बात की जाएगी, इसमें दिया जाएगा 4 ऑप्शन की। जो नागरी प्रचारी सभा है उसका स्थापना 1893 में हुई थी, उसके जो संस्थापक कौन हैं या कौन नहीं है। ठीक है, अगर कौन नहीं दिया जाएगा तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा कि बाबू श्याम सुंदर दास, कहते हैं पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। आगे एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि डॉक्टर नागेंद्र, या डॉक्टर नागेंद्र ना दे करके कुछ और दे दिया जाए, प्रेमघन दे दिया जाए, बालकृष्ण भट्ट दे दिया जाए। तो इसमें जो है यही मुख्य थे, इसमें मुख्य थे। आगे क्या कहा जा रहा है, सभा का उद्देश्य नागरी अध्यक्ष, कहते हैं नागरी, इसमें कहा रहा है सभा का उद्देश्य नगरीय अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य को समृद्ध करना घोषित किया गया। सभा, कहते हैं कि सभा ने हिंदी साहित्य की सार्वगीण उन्नति के लिए जो कार्य किए वे सर्वविदित हैं। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की खोज, इसमें कहा जा रहा है प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की खोज, उत्कृष्ट महत्व पूर्ण साहित्य का प्रकाशन, कहते हैं कि हिंदी शब्द सागर, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे ग्रंथों का प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा द्वारा हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी बुक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे देखते हैं, छापा खानों के कारण पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय, कहते हैं व्यवसाय भी बन गया। छापा खाना होता है जहाँ पे बुक छपती है। बांग्ला आदि देसी भाषाओं
और अंग्रेजी में अनुदित उपन्यासों, समाचार पत्रों, साहित्यिक पत्रिकाओं आदि को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही थी। ऐसे कहते हैं कि भाषा को ऐसी स्थिति में भाषा को इसमें कहा जा रहा है कि भाषा को व्यवस्था का प्रश्न उठाना स्वाभाविक था। अंग्रेजी, बांग्ला, प्रादेशिक बोलियों आदि का प्रभाव खड़ी बोली हिंदी का विविध रूपों में एक साथ पड़ रहा था। इससे हिंदी के स्वरूप की हानि इससे हिंदी के स्वरूप की हानि हो रही थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा में एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। इसने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा में एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार उन्होंने हाथों ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति हुई। इस प्रकार उनके हाथों ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति हुई। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है सरस्वती पत्रिका जो है, सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी ने 1930 में संभाला। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन कब संभाला था? तो 1903 में। उन्होंने हिंदी पाठकों के अनेक विषयों की जानकारी देना आरंभ किया। आगे कहते हैं कि सरस्वती में जो लेख वे छापते थे उनके विषय विविध होते थे। द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती 20वीं शताब्दी के आरंभ चरण तक विश्व कोश है। इसमें कहते हैं कि वे विविध विषयों के विद्वानों से हिंदी के लेख लिखवा कर छापते थे। द्विवेदी जी शास्त्र और सर्जन दोनों पर ध्यान देते थे। अब देखिए शास्त्र और सर्जन दोनों पर ध्यान कौन देता था? द्विवेदी जी देते थे। द्विवेदी युग के साहित्य और वैचारिक इतिवृत्तात्मकता और गद्यात्मकता की प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। द्विवेदी युग के, अब देखिए ये जो द्विवेदी युग की विशेषता दी गई है द्विवेदी युग के, तो वैचारिकता है, इतिवृत्तात्मकता है, गद्यात्मकता, ये जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं किसकी? द्विवेदी युग की। आगे हम बात करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि संभवतः, कहते हैं कि संभवतः यही कारण है, इसमें कहा जा रहा है कि संभवतः यही कारण है कि द्विवेदी युग की गद्य विधाओं में निबंध इतना महत्वपूर्ण गंभीर लेख निबंधों में बहुत भिन्न है। कहते हैं कि इनमें वह जीवंतता तो नहीं है, किंतु वैचारिक व्यवस्था और विश्लेषण की दृष्टि से ये अभूतपूर्व है। निबंध विधा की विशेषता बताते हुए रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं। अब देखिए द्विवेदी युग की जो निबंध विधा है उसकी विशेषता बताते हुए पंडित रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि देखिए क्या लिखते हैं इसमें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि संसार की हर एक बात, कहते हैं संसार की हर एक बात और सब बातों से संबंध है। अपने अपने सामाजिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, कहते हैं किसी का किसी और पर। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से एक ही नाते हुए पत्ते के भीतर की नसों के कहते हैं समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हैं। इसमें बताया जा रहा है कि संसार की हर एक बात और सब बातों में संबद्ध है, कहते हैं कि और सब बातों से संबद्ध है। अपने अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी और पर। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से ऐसे नथे हुए हैं पत्ते के भीतर की नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हैं। आगे कहा जा रहा है कि निबंध लेखन अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। आगे कहते हैं कि यही उसकी अर्थ संबंधित व्यक्तिगत विशेषता है। किसकी? निबंध की। इसमें देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि आगे हम बात करते हैं तो आगे कहा जा रहा है कि एक ही विषय पर लेखक अपनी अपनी रुचि और दृष्टि के अनुसार भिन्न बातें देखते हैं। कहते हैं कि अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार भिन्न बातें देखते हैं। इसका कारण मन का भिन्न संबंध सूत्रों पर दौड़ना है। कहते हैं कि इसी
से निबंध के लेखक की व्यक्तिगत विशेषता और उद्घाटन सबसे अधिक होती है। आपका मन, कहते हैं कि आपका मन किस संबंध सूत्र पर दौड़ता है, इससे कहते हैं कि इससे आपके मन पर क्या उद्घाटन, कहते हैं कि उद्घाटन हो जाता है। इस काल, कहते हैं कि इस काल में ही अंग्रेजी अंग्रेजी के लेखक फ्रांसीसी बेकन और मराठी निबंधकार चपलू चपलूनकर, कहते हैं चपलूनकर के निबंधों का कहते हैं अनुवाद हिंदी में प्रकाशित हुआ। बेकन के निबंधों का अनुवाद द्विवेदी जी ने स्वयं किया। अब देखिए द्विवेदी जी ने किसके निबंधों का अनुवाद स्वयं किया था, तो जो फ्रांसीसी लेखक थे बेकन, बेकन के निबंधों का अनुवाद द्विवेदी जी ने स्वयं किया था। इस काल के निबंधकारों में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित माधव प्रसाद मिश्र। आगे देखते हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी और अध्यापक पूर्ण सिंह प्रमुख हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे हम बात करते हैं कि आज हम लोग द्विवेदी युग की विशेषताओं की ही बात करेंगे। कल हम लोग चंद्र शर्मा गुलेरी, इनकी जो प्रमुख निबंधकार हैं, जो भी रचनाकार साहित्यकार हैं, उसकी बात हम लोग कल करेंगे। तो आज देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है उसको हम लोग देख लेते हैं। बाकी आप लोग चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल के प्रारंभिक निबंध इसी दौर के हैं। कहते हैं कि पंडित रामचंद्र शुक्ल के प्रारंभिक निबंध जो है इसी दौर के हैं। उनका अत्यंत, कहते हैं कि उनका अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है, कविता क्या है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध महत्वपूर्ण निबंध है। इसको हम करा भी चुके हैं। यूजीसी नेट इकाई 9 जो निबंध विधा है उसमें लगी हुई है। कविता क्या है, पंडित रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। एक बार आप लोग जा करके देख लीजिएगा। देखते हैं पहले पहल इसी काल, कहते हैं पहली पहल इसी काल 1909 में लिखा गया, यद्यपि इसका संशोधित और प्रवर्धित रूप उसके बाद में प्रकाशित कराया गया। कहते हैं कि पहले पहल इसी काल 1909 में लिखा गया, यद्यपि इसका संशोधित और प्रवर्धित रूप उन्होंने बाद में प्रकाशित कराया। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस युग में गंभीर और ललित दोनों प्रकार के निबंध लिखे गए, किंतु ललित निबंध कैसे होते हैं, जो एक ही मतलब किसी भी क्षेत्र को कवर करके या किसी भी घटना को लेकर के, एक ही घटना को लेकर के लिखा जाएगा निबंध, लिखा गया निबंध, उसी को ललित निबंध कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, किंतु विचारपरक निबंधों का महत्व अधिक है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध का तीव्र प्राय सर्वस्त्र नियामक और व्यवस्थापक है। चाहे वे कवि और कविता पर लिखें, चाहे क्या हिंदी, कहते कि चाहे वे कवि और कविता पर लिखें, चाहे क्या हिंदी नाई, कहते क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, जैसे निबंध। उनके निबंध स्पष्ट होते हैं। कहते हैं कि उनमें कलात्मकता की अपेक्षा अपनी बात को समझा बुझा कर कहने की प्रवृत्ति अधिक है। आगे बात है, आगे कहा जा रहा है कि विरोधी पक्ष का समन करने के लिए वे विवादात्मक मुद्रा भी अपनाते हैं। कहते हैं विरोधी पक्ष का समन करने के लिए वे विवादात्मक मुद्रा भी अपनाते हैं। वस्तुतः द्विवेदी जी की चिंता, कहते हैं वस्तुतः द्विवेदी जी की चिंता विविध विषयों का ज्ञान समेट कर हिंदी, कहते हिंदी पाठकों तक पहुंचा देना है। निबंध लिखते समय भाषागत व्यवस्था का ध्यान भी उनके मस्तिष्क में कम नहीं रहता होगा। कहते हैं कि उनके समीक्षात्मक निबंधों में उनका समालोचक रूप प्रकट हुआ है। संस्कृत के कवियों पर लिखते समय उनकी इस गहरी क्षमता का भी पता चलता है। आगे हम बात करेंगे चंद्र शर्मा गुलेरी का, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही विशेषताएं, जो कि द्विवेदी युग की विशेषताएं हम लोग देख चुके हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी इसको हम लोग कल देखेंगे। सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाले थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी? तो 1903 में संभाला था। कविता क्या है? एक निबंध है। ये किसकी निबंध है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध है। कविता क्या है? आगे हम बात करते हैं, तो देख लेते हैं
जब तिलक की गिरफ्तारी हुई थी मुंबई में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। तो सरस्वती पत्रिका में कब छपा था यह लेख, कब छपा था? तो 1907 में छपा था। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम देखते हैं द्विवेदी युग का समय तो 1900 से 1920 बताया गया है। कह रहे हैं कि ब्रज भाषा पिछली लगभग 200 वर्षों की प्रधानता नायिका भेद, नक्सिक वर्णन और दरबारी काव्य की भाषा बनी हुई थी। 1900 कहते कि 1900 से प्रारंभ होने वाली साहित्यिक प्रवृत्ति रीतकाल दरबारी के विरोध में थी। हिंदी साहित्य प्रधानता उस राष्ट्रीय स्वाधीनता चेतना का सहचर बन गया था जो साम्राज्यवाद के साथ सामंतवाद का भी विरोध कर रहा था। आगे चलते हैं तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बता रहे हैं, कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखकों ने अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। कह रहे हैं कि गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। आगे देख लेते हैं कि प्रयाग में जो है हिंदी उद्रेड़ी प्रतिनिधि मध्य सभा जो गठित की गई, तो कब की गई थी? तो 1884 में। और कहते हैं कि काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 में हुई थी। इसके प्रमुख संस्थापकों की अगर हम बात कर ले तो बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र जी हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे इसके। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी चंदर शर्मा गुलेरी को हम लोग कल देखेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।